हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा हमारे लिए। आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। ये संस्थाएं ऐसी होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इनसे मदद लेते हैं। इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो हमारे NTA नेट, MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, PGT इत्यादि में पूछे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी एक कंप्लीट क्लास होने वाली है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को लेके। और जितने भी इकोनॉमिक्स से संबंधित अगर परीक्षाएं होती हैं तो उसके लिए भी ये क्लास हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप सभी इस क्लास को ध्यान से पढ़ें तो आपको आगे आने वाले प्रश्न आप हल कर सकेंगे। तो चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम, जहां पर हम पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक मंडल का भारत से पदेन सदस्य कौन होता है? पहला RBI का गवर्नर, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा वित्त मंत्री और चौथा विदेश मंत्री। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वित्त मंत्री। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक मंडल का भारत से पदेन सदस्य वित्त मंत्री होता है। IMF में प्रत्येक सदस्य देश से एक वैकल्पिक राज्यपाल भी होता है। भारत का वैकल्पिक गवर्नर RBI का गवर्नर होता है। भारत के लिए एक कार्यकारी निर्देशक भी जो IMF में देश का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। ऑप्शन है पहला IFC, ये IFC, दूसरा LMF, ये IMF, तीसरा विश्व बैंक और चौथा WTO। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, WTO। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी की अगर हम बात करते हैं तो विश्व व्यापार संगठन है। गेट की जो यात्रा 1947 से प्रारंभ हुई थी वह 1 जनवरी 1995 को समाप्त हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 25 नवंबर 2015 को। लाइब्रेरिया इसका 163वां सदस्य बना था। अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी तो हमारा जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 1995 को। इसके बाद 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान 164वां सदस्य बना था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली विकसित करना है, जिसके सदस्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी प्रकार का अवरोध या विभेद ना हो, उनके बीच समुचित प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना रहे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है? पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, दूसरा एशियाई विकास बैंक, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, चौथा बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसे हम शॉर्ट में IDA के नाम से भी जानते हैं, को विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक की एक इकाई है जो IBRD की पूरक संस्था है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 में हुई थी। इसे 1961 में UNO का अभिकरण बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ केवल उन्हीं देशों को ऋण देता है जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय $375 से कम है। यदि कोई ऐसा देश है जिसकी प्रति व्यक्ति आय इससे कम हो
पर उसके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी स्रोत हैं तो उसे ऋण नहीं दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, IMF ऋण कहलाते हैं पहला ऋण, दूसरा साख, तीसरा क्रय और चौथा सहायता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्यों को व्यापार से इसमें उत्पन्न अल्पकालिक व दीर्घकालिक घाटों को पूरा करने के लिए 2 प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय तरलता उपलब्ध कराता है। इस प्रकार इसके द्वारा दी जाने वाली सहायता ऋण या अल्पकालिक दीर्घकालिक दोनों ही होती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाता है? पहला IMF, दूसरा IBRD, तीसरा IDA और चौथा ADB। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, IBRD। जुलाई 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत वर्ष 1995 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 6 है, 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ था? पहला विश्व व्यापार संगठन, दूसरा विश्व बैंक, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विश्व बैंक, जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्थाओं का जन्म हुआ था, जिसे हम IMF और IBRD विश्व बैंक समूह की संस्था को संयुक्त रूप से ब्रेटन वुड्स के जुड़वा बहनों के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी पूछा जाता है कि जुड़वा बहनों के नाम से किसे जाना जाता है, तो IMF और IBRD को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पहला कैरो में, दूसरा टोक्यो में, तीसरा मनीला में और चौथा दुबई में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मनीला में। एशियाई विकास बैंक, जिसे हम ADB के नाम से जानते हैं, का मुख्यालय मनीला में है। एशियन विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को मनीला फिलीपींस में हुई थी। एशियन बैंक के निम्नलिखित उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो पहला आता है पूंजी निवेश, दूसरा उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, तीसरा विकास के लिए योजनाएं एवं नीतियों का समन्वय और चौथा आता है इसमें तकनीकी सहायता और लास्ट है अन्य संगठनों से भी सहयोग इसमें प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, मार्च 2020 तक WTO में कितने सदस्य थे? पहला 160, दूसरा 164, तीसरा 204 और चौथा 194। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मार्च 2020 में 164 सदस्य थे। विश्व व्यापार संगठन स्वतंत्र, स्वायत्त, एक वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और वर्तमान से आज से 2020 में कुल 164 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 9 है, WTO का मुख्यालय स्थित है? पहला वाशिंगटन में, दूसरा हैग में, तीसरा जेनेवा में और चौथा लंदन में। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई, जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन
स्वतंत्र एक वैधानिक संस्था है। इसका प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्र व्यापार पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार की व्यवस्था स्थापित करना है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाती है? पहला IMF, दूसरा RBRD, तीसरा IDA और चौथा IFC। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विश्व बैंक समूह में 5 संगठन सम्मिलित होते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तीसरा बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था तथा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट। तो ये सभी के सभी जो है वो उसमें सम्मिलित होते हैं। और हम IBRD की बात कर रहे हैं, ये हमारी होती है अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, IMF और IBRD एक साथ 1944 में किसके परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? पहला GATT, दूसरा WTO, तीसरा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन और चौथा डंकल करार। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। IMF और IBRD एक साथ 1944 में अस्तित्व में आई ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के औद्योगिक राष्ट्र के सामने विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की एक चुनौती थी। इस चुनौती के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई और युद्ध के उपरांत पैसों का प्रबंध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण विश्व बैंक की स्थापना की गई। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का संस्थापक कहा जाता है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम है पहला IMF एवं IDA, दूसरा IBRD एवं IFC, तीसरा IMF एवं IBRD और चौथा है IMF एवं DABB। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IMF एवं IBRD। प्रश्न नंबर 13 है, उरुग्वे दौर करार का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम किसकी स्थापना था? पहला GATT, दूसरा WTO, तीसरा OECD और चौथा यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, WTO। उरुग्वे दौरे का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम WTO की स्थापना था। विश्व व्यापार संगठन का इतिहास जब मोरक्को के एक शहर माराकेस में 4 दिवसीय वार्ता प्रारंभ हुई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्राशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता गेट के प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड ने की थी। और अगर हम इसकी बात करें तो गेट का नया नाम ही विश्व व्यापार संगठन, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम जानते हैं, यह संगठन 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। प्रश्न नंबर 14 है, विश्व व्यापार संगठन का उद्भव हुआ पहला 1 दिसंबर 1990, दूसरा 1 जनवरी 1991, तीसरा 1 जनवरी 1995 और चौथा 31 जनवरी 1994। तो इस प्रश्न को हम 6 से 7 बार हल कर चुके हैं। तो अब तक तो आप सभी को याद हो गया होगा कि 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का उद्भव हुआ था।
प्रश्न नंबर 15 है, IMF और विश्व बैंक के मुख्यालय स्थित हैं। पहला जिनेवा और मॉन्ट्रियल में, दूसरा जिनेवा और वियना में, तीसरा न्यूयॉर्क और जिनेवा में, और चौथा वॉशिंगटन DC में। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। IMF और विश्व बैंक के मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 16 है, संरचनात्मक समायोजन सुविधा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? पहला IMF के द्वारा, दूसरा ADB के द्वारा, तीसरा WTO के द्वारा और चौथा IBRD के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मार्च 1986 में दरिद्रतम विकासशील देशों को रियायती समायोजन प्रदान करने के लिए संरचनात्मक समायोजन सुविधा, जिसे स्ट्रैकलर एडजस्टमेंट फैसिलिटी के नाम से भी हम जानते हैं, इसके अंतर्गत उन्हें भुगतान से समस्याओं को सुलझाने तथा मध्य अवधि समष्टि आर्थिक एवं संगठनात्मक समायोजन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए ऋण दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट IMF की मुद्रा है, यह किसके रूप में होती है? पहला कागजी मुद्रा, दूसरा सोना, तीसरा चांदी और सोना और चौथा बही खाता प्रविष्टि। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बही खाता प्रविष्टि। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या का हल करने के लिए IMF के 10 प्रमुख सदस्यों ने 1967 में एक नई मौद्रिक योजना प्रस्तुत की, जिसे विशेष आहरण अधिकार या SDR के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1971 को इसे लागू कर दिया गया। इस नई मौद्रिक योजना के अंतर्गत IMF को एक निश्चित आधार पर सदस्य देशों को SDR प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया। इस सुविधा के अंतर्गत जिस सदस्य देश को SDR का अधिकार दिया जाता है, वह अन्य सदस्य देशों से निश्चित मुद्रा प्राप्त कर सकता है। विशेष आहरण अधिकार बही खाता प्रविष्टि के रूप में होती है। इसमें 5 देशों की करेंसी शामिल है, जैसे USA का डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापान येन और चीन का यूनान या रेनमिनी। प्रश्न नंबर 18 है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाक स्थित है। पहला जिनेवा में, दूसरा रोम में, तीसरा पेरिस में और चौथा वॉशिंगटन DC में। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में। UNO ने मार्च जून 1964 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। इस प्रथम सम्मेलन के साथ ही अंकटाड का जन्म हुआ, जिसका पूर्ण श्रेय डॉक्टर रोडल्फ प्रेविस को जाता है। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का एक स्थायी अंग है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 है, अंकटाड की स्थापना हुई। पहला 1964 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1970 में और चौथा 1980 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि अंकटाड की जो स्थापना है वो 1964 में हुई थी। प्रश्न नंबर 20 है, एशियाई विकास बैंक किसके अधीन कार्य करता है? पहला IMF के, दूसरा IBRD के, तीसरा ECAFE के और चौथा A और B दोनों के। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ECAFE के।
एशियाई विकास बैंक की स्थापना 26 नवंबर 1966 को की गई थी, परंतु इसने दिसंबर 1966 से कार्य करना प्रारंभ किया था। एशियाई विकास बैंक, जिसे हम ADB के नाम से जानते हैं, प्रशांत क्षेत्र हेतु संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग, जिसे हम ECAFE का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट, के अधीन कार्य करता है। ADB का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 है, ग्लोबल कॉम्पिटिनेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई? पहला, विश्व व्यापार संगठन, दूसरा WHO, तीसरा विश्व बैंक और चौथा विश्व आर्थिक फोरम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विश्व आर्थिक फोरम। ग्लोबल रिपोर्ट को विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया। अक्टूबर 2018 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 2021 में भारत का 43वां स्थान है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? पहला, IBRD 1944, दूसरा IMF 1947, तीसरा IDA 1960 और चौथा WTO 1995। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगर हम पहला देखते हैं, IBRD जो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के पश्चात कार्य करना चालू हुआ था। IMF 27 दिसंबर 1995 से कार्य करना चालू किया था और IDA ने 1960 में और WTO ने 1995 से कार्य करना चालू किया था। प्रश्न नंबर 23 है, ट्रिप्स के अंतर्गत कॉपीराइट की संरक्षा कितने वर्षों तक होती है? हमारे ऑप्शन है, पहला, लेखक की मृत्यु के 20 वर्ष, दूसरा, लेखक की मृत्यु के बाद 30 वर्ष, चौथा, लेखक की मृत्यु के बाद 40 वर्ष और पांचवा, लेखक की मृत्यु के बाद 50 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि लेखक की मृत्यु के 50 वर्ष तक। ट्रिप्स, जिसे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार को व्यापारिक मूल्य के साथ सूचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार विचारों, आविष्कारों तथा सृजनात्मक अभिव्यक्तियों द्वारा उनको संपत्ति का दर्जा दिए जाने के संबंध में जनता को सहमति तथा उनके स्वामित्वधारी को अधिकार दिए जाने से संबंधित है, जिससे वह दूसरे को उसे प्रयोग में लाने के लिए रोक सके। ट्रिप्स के अंतर्गत 7 बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं, जिसमें लेखक की मृत्यु के 50 वर्ष तक कॉपीराइट का अधिकार प्राप्त रहता है। प्रश्न नंबर 24 है, किसके द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है? पहला, IMF, दूसरा WTO, तीसरा यूरोपियन यूनियन और चौथा सार्क। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन WTO के द्वारा किया जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार विचारों, आविष्कारों तथा सृजनात्मक आदि से संबंधित होता है। इसके कॉपीराइट या ट्रिप्स के अंतर्गत कुल 7 चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, जिसके अंतर्गत आता है, पहला, कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार, दूसरा, ट्रेडमार्क, तीसरा,
भौगोलिक संकेतक, चौथा औद्योगिक रूपरेखा, पांचवा पेंटेड, छठवां इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा और सातवां व्यापार संबंधी गुप्त सूचना। ये सभी चीज़ें जो है वो बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी या संरक्षण की जिम्मेदारी WTO की होती है। प्रश्न नंबर 25 है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था किस पर आधारित है? पहला स्वर्णमान, दूसरा लचीली विनिमय दर प्रणाली, तीसरा स्वर्ण विनिमय मान और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, स्वर्ण विनिमय मान। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1944 को वॉशिंगटन में हुई। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच विनिमय दरें स्वर्ण के रूप में या 35 अमेरिकी डॉलर प्रति आउंस स्वर्ण की दर पर कीलित कर दी गई। इसका संबंध स्थिर विनिमय दर प्रणाली से था, जिसके अंतर्गत विनिमय में सममूल्य से 1% अधिक या 1% कम की पट्टी अथवा रेंज में परिवर्तन हो सकता है। प्रश्न नंबर 26 है, SDR यूनिट को मूल रूप से किस रूप में नामित किया गया था? ऑप्शन है पहला US डॉलर का विश्व बाजार मूल्य, दूसरा एक US डॉलर के समतुल्य स्वर्ण मूल्य, तीसरा पौंड स्टर्लिंग, चौथा जर्मन मार्क। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौंड स्टर्लिंग। SDR की यूनिट को मूल रूप से पौंड स्टर्लिंग के रूप में नामित किया गया था। 1969 में IMF ने SDR का निर्माण किया तथा 1970 में ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ। SDR को कागजी स्वर्ण मुद्रा कहते हैं। SDR लेने देने की भौतिक इकाई नहीं है। व्यवहार में यह विभिन्न देशों के खाते में एक समायोजन की इकाई है। SDR IMF की पुस्तकों में केवल प्रविष्टियां हैं। जब SDR प्रारंभ किया गया तब इसे सोने के बराबर था, जो एक अमेरिकी डॉलर था। प्रश्न नंबर 27 है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से लेन देन की गई समस्त सेवाएं किस WTO समझौते के अंतर्गत शामिल हैं? पहला गेट्स, दूसरा ट्रिप्स, तीसरा ट्रिम्स और चौथा PTA। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गेट की स्थापना 1947 में की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी समझौतों से संबंधित है। इसी का विस्तारित रूप WTO है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। अंतर्राष्ट्रीय रूप से लेन देन की गई समस्त सेवाएं WTO के गेट के समझौते के अंतर्गत ही आती हैं। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से विशेष आहरण अधिकार का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके द्वारा निर्धारित होता है? पहला सोने की कीमत, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर मूल्य, तीसरा चयनित परिवर्तनीय मुद्रा समूह का औसत मूल्य और चौथा यूरो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, चयनित परिवर्तनीय मुद्रा समूह का औसत मूल्य। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या का हल करने के लिए IMF के 10 प्रमुख सदस्यों ने 1967 में एक नई मौद्रिक योजना प्रस्तुत की, जिसे दिसंबर 1971 में स्वीकार कर लिया गया। SDR को कागजी स्वर्ण, पेपर गोल्ड भी कहते हैं। 5 बड़े निर्यातक देशों की एक बास्केट ऑफ करेंसीज बनाई गई, जिसके आधार पर SDR का मूल्य निर्धारित किया गया। SDR बास्केट में अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन
तथा चीन की युआन शामिल है। प्रश्न नंबर 29 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को निम्न उद्देश्य के लिए ऋण सहायता देता है। पहला, दीर्घकालीन आर्थिक विकास। दूसरा, भारी उद्योगों की स्थापना के लिए। तीसरा, अल्पकालीन भुगतान असंतुलन असाम्य को ठीक करने के लिए। और चौथा, देश में आधारभूत सुविधाओं के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अल्पकालीन भुगतान असंतुलन असाम्य को ठीक करने के लिए। आईएमएफ की स्थापना 1945 को वॉशिंगटन में हुई तथा अपना कार्य इन्होंने 1947 से चालू किया। इसके अगर हम आईएमएफ के उद्देश्यों की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना, विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना, और अगर बहुपक्षीय भुगतानों में किसी प्रकार की समस्या हो गई है तो उसमें व्यवस्था बनाना, सदस्य देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना और उन्हें अल्पकालीन ऋण देना भी इसका उद्देश्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय असंतुलन की अवस्था में ठीक करना भी आईएमएफ का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 30 है, बिम्स्टेक नामक एशियाई देशों के समूह में है। पहला 5 देश, दूसरा 6 देश, तीसरा 7 देश और चौथा 8 देश। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 देश, 7 कंट्रीज। बिम्स्टेक की स्थापना जून 1997 में बैंकॉक में की गई थी। म्यांमार को 1997 में शामिल किया। इसका नाम बिम्स्टेक बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इन सबको मिला के बिम्स्टेक रखा गया। 6 फरवरी 2004 को नेपाल तथा भूटान को भी बिम्स्टेक में शामिल कर लिया गया और अब इस संगठन में कुल 7 सदस्य देश हो गए हैं। प्रश्न नंबर 31 है, गेट बातचीत का 8वां चक्र किस शहर में प्रारंभ हुआ? पहला जेनेवा, दूसरा पुंटा डेल एस्टा, तीसरा ब्रुसेल्स, चौथा मराकेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पुंटा डेल एस्टा। गेट वार्तालाप का 8वां दौर सितंबर 1986 में उरुग्वे में पुंटा डेल एस्टा में शुरू हुआ था। उसे 1990 के अंत तक पूरा हो जाना चाहिए था, परंतु दिसंबर 1990 में ब्रुसेल्स में हुई मंत्री स्तरीय बैठक में कृषि क्षेत्र पर गतिरोध हो जाने से वार्ता भंग हो गई और 1991 को गेट के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल आर्थर डंकन ने उरुग्वे दौर का एक अंतिम प्रारूप रखा जो डंकन प्रारूप कहलाया। 1993 तक भी यह विवादित रहा था। प्रश्न नंबर 32 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य लक्ष्य हैं। पहला स्वर्णमान को पुनर्जीवित करना, दूसरा यूरोपीय संघ के देशों के लिए समान मुद्रा का सृजन करना, तीसरा विकासशील देशों में निजी विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, चौथा अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि करके बहुपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि करके बहुपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। इसके अतिरिक्त सदस्य देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए अल्पकालीन आर्थिक सहायता प्रदान करना, गरीबी कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना, ये सभी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 33 है, ओकुन नियम में पहला बेरोजगारी का वास्तविक आय से धनात्मक संबंध होता है, दूसरा बेरोजगारी तथा वास्तविक आय में
ऋणात्मक संबंध होता है। तीसरा, मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत में धनात्मक संबंध होता है। चौथा, मुद्रा की पूर्ति तथा ब्याज दर में ऋणात्मक संबंध होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बेरोजगारी तथा वास्तविक आय में ऋणात्मक संबंध होता है। आर्थर ओकुन ने 1977 में तंकहाली या विपन्नता सूचकांक, जिसे मिसौरी इंडेक्स भी हम कहते हैं, यह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर तथा बेरोजगारी का एक मूल्य है। किसी देश में सूचक का स्तर जितना ही ऊंचा होगा, उस देश के लोगों का जीवन निर्वाह करना ही उतना कठिन होगा। इस प्रकार ओकन नियम बेरोजगारी तथा वास्तविक आय में ऋणात्मक संबंध को बताता है। प्रश्न नंबर 34 है, विश्व व्यापार संगठन की किस मंत्री स्तरीय बैठक का मुख्य मुद्दा स्वास्थ्य, चिकित्सा व औषधि था? ऑप्शन है हमारे, पहला सिएटल, दूसरा दोहा, तीसरा कैनकन और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोहा। WTA का चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार की भावी कार्य योजना को निश्चित करने के लिए 14 नवंबर 2001 के बीच दोहा, कतर में आयोजित किया गया। दोहा के इस सम्मेलन में ट्रिप्स समझौता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों और चिंताओं पर घोषणा की गई, जिसे दोहा विकास एजेंडा के नाम से हम सभी जानते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, हरित बॉक्स व नीला बॉक्स उपायों का संबंध है। पहला, टटकर की प्रकृति से, दूसरा सहायिका के प्रभाव से, तीसरा प्रदूषण नियंत्रण उपायों से और चौथा दवाओं के पेटेंट से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सहायिका के प्रभाव से। हरित बॉक्स व भूरे बॉक्स का संबंध सहायिका से होता है। ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत वे सब्सिडी आती हैं जिनके व्यापार पर कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे कम करने के अंतर्गत, दूसरी अगर हम बात करें तो एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आने वाली, जिसे हम भूरे रंग का कहते हैं, में सब्सिडी को सबसे ज़्यादा प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। ये ऐसी सब्सिडी हैं जो बिल्कुल मना तो नहीं है, पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। प्रश्न नंबर 36 है, लाफ्टा उदाहरण है। पहला, आर्थिक संघ का, दूसरा सीमा संघ का, तीसरा मुक्त व्यापार क्षेत्र का और चौथा साझा बाजार का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, साझा बाजार का। लाफ्टा, जिसे लैटिन अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन कहा जाता है, लाफ्टा यूरोपियन आर्थिक समुदाय की प्रणाली पर विकसित किया गया। इसका मुख्यालय मॉन्टेविडियो में है। इसके सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पराग्वे, पेरू, उरुग्वे और वेनेजुएला। प्रश्न नंबर 37 है, गेट वार्तालाप में उरुग्वे राउंड के परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन संधि 1 जनवरी 1995 से लागू हो गई। इसके महानिदेशक हैं, पहला मिकी कैंटर, दूसरा रोन ब्राउन, तीसरा रेनेटो रगीरो और चौथा आर्थर डंकल। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनेटे रगीरो। गेट वार्तालाप के उरुग्वे राउंड के परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन संधि 1 जनवरी 1995 से लागू हो गई। इसके महानिदेशक रेनेटो रगीरो हैं।
वर्तमान में WTO के महानिदेशक नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो आइविएला हैं। प्रश्न नंबर 38 है, वर्तमान में SDR निर्धारित किया जाता है। पहला स्वर्ण, दूसरा डॉलर, तीसरा 5 देशों की मुद्राओं का सामोच्च और चौथा 16 देशों की मुद्राओं का सामोच्च। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 5 देशों की मुद्राओं का सामोच्च। वर्तमान में SDR के मूल्य का निर्धारण 5 देशों की मुद्राओं के सामोच्च द्वारा किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं USA का डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, एन और रेमबनी इत्यादि। प्रश्न नंबर 39 है, विशेष आहरण अधिकार को सदस्य राष्ट्रों में निम्न में से किसके अनुपात में आवंटित किया जाता है? पहला जनसंख्या, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तीसरा गरीबी स्तर, चौथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अंशदान। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अंशदान। सदस्य देश अपनी भुगतान शेष आवश्यकताओं के लिए अपने ही रिजर्व भाग से 25% तक निकाल सकते हैं। उसे इस प्रकार के निकास पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, परंतु यह राशि 3 से 5 वर्ष के भीतर लौटानी पड़ती है। कोई सदस्य इसके बाद भी 4 किस्तों में उसके कोटा का 25% ऋण भागों में से निकाल सकता है। अब सदस्य देश कोष के संसाधनों में कुल निबल प्रयोग में से अपने कोटे का 30% के बराबर निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत विशेष आहरण अधिकारों का संचालन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? पहला 1967, दूसरा 1969, तीसरा 1970 और चौथा 1971। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1971। विशेष आहरण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सृजित एक मुद्रा है जो सदस्य देशों के बीच बिना किसी भौतिक हस्तांतरण के परस्पर भुगतान के लिए स्वीकार की जाती है। SDR एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व संपत्ति है। इसका प्रारंभ 1971 से हुआ था। प्रश्न नंबर 41 है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय है। पहला वियना में, दूसरा कुवैत शहर में, तीसरा अल्जीरिया में और चौथा तेहरान में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वियना में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके सदस्य देश ईरान, इराक, अंगोला, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला, कतर, लीबिया इत्यादि कुल मिला के 14 देश हैं। कतर ने 1 जनवरी 2019 को इसकी सदस्यता छोड़ दी है। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि किसने सदस्यता छोड़ दी है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता व्यक्त करता है, पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण भंडार को, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, तीसरा विदेशी विनिमय आपूर्ति को और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण भंडार को। सभी वित्तीय संसाधन जिनका प्रयोग कोई देश अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए करता है, वे अंतर्राष्ट्रीय तरलता के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार वे सभी मदें जो किसी देश के विदेशी विनिमय कोष के स्रोत के रूप में लिए जाते हैं, वे सभी अंतर्राष्ट्रीय तरलता के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार सोना, विदेशी करेंसी, SDR अंतर्राष्ट्रीय तरलता के भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, विश्व व्यापार संगठन में निम्न प्रमुख मद शामिल की जाती हैं।
पहला फेरा, दूसरा फेमा, तीसरा ट्रिप्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्स। उन्नीस में गेट की स्थापना के बाद से बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स प्रमुख मद पाया जाता है। ट्रिप्स समझौते के अनुपालन हेतु 1970 के पेटेंट अधिनियम 20 अप्रैल 1972 से प्रभावी है। यह तीसरा संशोधन 26 जनवरी 2004 में किया गया था। प्रश्न नंबर 44 है, निम्न में से सही कथन है। पहला, गेट एक वैधानिक संस्था नहीं है। दूसरा, WTO में वस्त्र व्यापार शामिल है। तीसरा, WTO में कृषि व्यापार शामिल है। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी। गेट एक अस्थायी तथा प्रावधानिक संस्था थी, जबकि WTO तथा इसके समझौते स्थायी हैं। इनका सुदृढ़ वैधानिक आधार पर है। गेट समझौता जो वस्तुओं व्यापार से संबंधित था, संशोधित रूप से WTO के साथ ही बना हुआ था। यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या है कि निम्न में से सही कथन है। तो ये सभी के सभी हमारे सही हैं। प्रश्न नंबर 45 है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कहलाता है। पहला, एशियाई विकास बैंक। दूसरा, विश्व बैंक। तीसरा, एशियाई विकास बैंक। और चौथा, IMF। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विश्व बैंक। पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना दिसंबर 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुई। IBRD को अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक निम्नलिखित संस्थाओं का समूह है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। चौथा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था। और पांचवा, निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। प्रश्न नंबर 46 है, भारत के निम्नलिखित बैंकिंग संसाधनों में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? पहला, SBI। दूसरा, RBI। तीसरा, नाबार्ड। और चौथा, RRB। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, RBI। अब हम इनके सन जान लेते हैं कि किसकी स्थापना कब हुई थी। SBI पूर्ण रूप से 1955 में हुआ। RBI 1949 में। नाबार्ड 1982 में। और RRB 1975 में। चलिए, प्रश्न नंबर 47 है, विश्व आर्थिक फोरम की बैठक कहाँ हुई थी? पहला, दावोस। दूसरा, डेट्रोइट। तीसरा, टोक्यो। और चौथा, कैनवास। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, दावोस। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में हुई थी। प्रश्न नंबर 48 है, विश्व बैंक सामान्यतः देता है। पहला, अल्पकालिक ऋण। दूसरा, दीर्घकालिक ऋण। तीसरा, मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण। और चौथा, मध्यकालिक ऋण। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दीर्घकालिक ऋण। विश्व बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन
1944 की देन है। इसी के तहत 1945 में 2 संस्थाओं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, जिसमें विश्व बैंक मध्य व दीर्घकालीन ऋण देने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भुगतान संतुलन में सुधार करने के लिए की गई थी। प्रश्न नंबर 49 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। पहला लंदन सम्मेलन, दूसरा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, तीसरा रोम सम्मेलन और चौथा बर्लिन सम्मेलन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात विश्व की बदहाल पुनः अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 1945 में विश्व बैंक के 40 देशों का एक सम्मेलन अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए IMF तथा विश्व बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। प्रश्न नंबर 50 है, विश्व बैंक की यह संस्था नहीं है। पहला IBRD, दूसरा ADB, तीसरा IDA और चौथा MIGA। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ADB जो है वो विश्व बैंक की संस्था नहीं है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित एशिया एवं सुदृढ़ पूर्व के लिए आर्थिक आयोग की सिफारिश पर दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इस बैंक ने 1 जनवरी 1967 से कार्य प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय मनीला में है। यह विश्व बैंक की संस्था नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो एक टॉपिक वाइज हमें वीडियोस मिल रही हैं ये आगे भी आपको प्राप्त हो सके। हैव अ गुड डे।